अक्टूबर का महीना था। भुवनेश्वर की गर्मी अब धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन दिन के वक्त धूप अभी भी तेजी से पड़ती थी। शाम के वक्त हल्का हल्का ठंडा महसूस होने लगा था, जैसे पूरा शहर किसी नई रात के इंतजार में हो। पेड़ों के पत्ते सूख के हवा में उड़ रहे थे और पुरानी गलियों में एक अजीब सी शांति थी। इंजीनियरिंग फाइनल ईयर की स्टूडेंट अनन्या अपनी इंटर्नशिप के लिए भुवनेश्वर शिफ्ट हो रही थी। उसका कॉलेज रोरकेला में था, पर अब उसे 3 महीने के लिए इन्फोसिटी के आईटी फर्म में इंटर्नशिप करनी थी। ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं था, तो अनन्या क्या करती है कि आगे पीछे रहने के लिए कहीं तो जगह चाहिए थी, तो वो पीजी ढूंढना शुरू कर देती है हर जगह। मतलब उसके दिमाग में ऐसा सिर्फ पीजी नहीं था, उसका था कि बस रहने को कुछ भी मिल जाए। तो वो अपने ऑफिस कलीग्स जो होते हैं उनसे बात करती है, तो उसे पता चलता है कि सबसे अगर सेफ़ आपको कुछ चाहिए तो पीजी है, क्योंकि फ्लैट लोगे तो अकेले रहना पड़ेगा, इतनी जल्दी आप पार्टनर कहाँ से ही लाओगे। तो बेस्ट है पीजी में जाओ, वहाँ पे लड़कियाँ ही रहती है, तो सेफ़ भी रहता है और अच्छा भी रहता है। तो अनन्या अब पीजी ढूंढना शुरू कर देती है एंड फाइनली उसे एक पीजी मिलता है। गर्ल्स पीजी था और काफ़ी मशहूर था, अपने रूल्स और अपनी साफ़ सफाई इन सबको लेकर काफ़ी फेमस था वो पीजी। ये जो पीजी था ये 3 मंजिला था। इसकी जो दीवारें थी वो लाल कलर की टाइल से थी। मतलब मैं ऐसे नाम नहीं ले सकता पीजी का, फॉर सबको पता है क्यों नहीं ले सकता, बट थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ कि 3 मंजिला पीजी था। इसकी जो दीवारें थी लाल रंग की थी, छत थी ऊपर, और मतलब ओवरऑल ये देखने में एक बहुत सिंपल सी और सेफ जगह लगती थी। गेट के पास एक सिक्योरिटी गार्ड था, अंदर एक छोटा गार्डन एरिया और रिसेप्शन भी था, लेकिन ये सब बाहर से। जब अनन्या अंदर जाती है तो वो रियलाइज़ करती है कि भाई साहब बाहर से तो जो पीजी आपको इतना अच्छा लग रहा था वो अंदर से थोड़ा सा पुराना लगता है। मतलब थोड़ा नहीं, काफ़ी पुराना लगता है। ऐसा लगता है कि बहुत पहले ये बिल्डिंग बन गई है और उसके बाद शायद ढंग से रिपेयर भी नहीं करा है। मतलब पूरे वॉल में पेंट तो थे बट प्लास्टर बहुत उखड़ा हुआ था, यहाँ वहाँ से चीज़ें निकल रही थी। मतलब लग रहा था कि काफ़ी टाइम हो गया इस पर काम किए हुए। अच्छा ठीक है, अब अनन्या वहीं पर वेट कर रही है कि तभी उनके सामने जो पीजी की ओनर आती है, उनका हम नाम रानी रख देते हैं, ठीक है। तो रानी जी आती है, जिनकी उम्र 50 साल की थी, दिखने में थोड़ी सी बूढ़ी सी लग रही थी, और जब वो बात करती है तो काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन थी, बट अपने रूल्स को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। अब वो आती है, अनन्या से बात करती है, और अनन्या को लग रहा था जब वो उससे बात कर रही थी ना, तो वो बात नहीं कर रही थी, वो एक्चुअली देख रही थी कि अनन्या किस टाइप की लड़की है। अब उनका पीजी था और वो ये मेक श्योर करना चाहती थी कि जो भी उनके पीजी में रहने आए वो एक अच्छा इंसान हो। वो ऐसा ना हो कि भाई अकड़ू सा या कोई ड्रामे करने वाला या रूल्स तोड़ने वाला टाइप लगता, तो पीजी वाली आंटी उसे उसी टाइम भगा देती। बट अनन्या ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। तो पीजी वाली जो आंटी होती है, जो रानी जी होती है, वो बाद में उनके आइडेंटिटी प्रूफ मांगती है, जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स ये सब होते हैं वो पूरा साइन वाइन करवा के फाइनली अनन्या को कीज दे देती है। रूम नंबर 203 ये होता है जो अनन्या को मिला हुआ होता है, दूसरे मंजिला का तीसरा रूम। ये कमरा डबल शेयरिंग है, लेकिन फिलहाल आप वहाँ पर अकेली रहेंगी। आपकी पार्टनर थोड़े दिनों में आ जाएंगी, तो आप फिर उनके साथ शेयरिंग में ये पूरा रूम शेयर करेंगे। ओके, तो अनन्या भी कहती है कि ओके फाइन, ठीक है, मैं कुछ दिन अकेले रह लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब अनन्या अपना सर हिलाती है, मतलब कि हाँ बोल देती है, काइंड ऑफ अग्री कर जाती है जो शर्तें उन्होंने रखी होती है, और फिर अपना सूटकेस पकड़कर सीढ़ियों की तरफ चल पड़ती है। बिल्डिंग के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था, ना कोई म्यूजिक ना टीवी की आवाज़, बस जो आवाज़ आ रही थी वो अनन्या के चलने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्डिंग एकदम खाली पड़ी है, जैसे कि मानो वहाँ पर कोई है ही नहीं। कुछ तो बहुत भयानक सा है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था वहाँ पर अनन्या को छोड़कर कोई भी नहीं है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। अनन्या को शांति पसंद थी, बट इतनी ज़्यादा शांति तो किसी को पसंद नहीं आती। अनन्या रूम नंबर 203 के बाहर खड़ी हो जाती है, रूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, जो कि थोड़ा सा टाइट था। थोड़ा सा जोर लगाने के बाद दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर एक बिस्तर, एक कपबोर्ड, एक स्टडी टेबल और एक पुराना ड्रेसिंग मिरर लगा हुआ था। वहाँ पर 2 खिड़कियाँ भी थी, जो जब खोलो तो पीजी का जो बैकयार्ड होता है वो दिखता था वहाँ से, और बैकयार्ड में ही एक नीम का पेड़ भी था, वो भी दिखता था। कमरा साफ तो था, पर अंदर एक ठंडी ठंडी सी हवा थी, जो कि एसी के बिना भी महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने खिड़कियों को रात भर खुला छोड़ दिया हो। अनन्या ने बिस्तर में बैठते ही एक लंबी सांस ली। नए शहर, नए लोग और अब नए कमरे में पहली रात। अनन्या को एक्चुअली अंदेशा भी नहीं था कि जिस कमरे में वो पहली रात गुजारने का सोच रही है, जिधर वो सोच रही है कि अब यहीं रहूँगी, यहीं अपनी मेमोरीज बनाऊँगी, यहीं पे ही अपने दोस्त बनाऊँगी, वहाँ से उसे कुछ और मिलने वाला था। कुछ ऐसा जो मेमोरीज तो बनने वाला था, लेकिन कुछ ऐसी यादें जिसे अनन्या कभी अपने साथ ले जाना चाहती ही नहीं होगी। पहली रात थी। अनन्या बिस्तर में पड़ते ही सो जाती है। वो थकी हुई भी थी और काफ़ी टेंशन भी थी उसे पीजी वीजी का। तो जब एक बार सारी टेंशन ख़त्म हुई, फाइनली वो रिलैक्स हुई, वो सो गई। उसको ऑल्दो ठंडा तो फील हुआ था, बट उसे लगा कि भुवनेश्वर का मौसम ही ऐसा होगा। अब सुबह हो जाती है। सुबह होते ही कुछ अजीब सा होता है। अनन्या बाथरूम जाती है ब्रश करने के लिए,
जैसे ही बाथरूम में एंटर करती है वो देखती है कि जो शावर होता है वो चल रहा था। इनफैक्ट वो मतलब ऐसा नहीं कि फुल फोर्स के साथ चल रहा है, बट पानी उससे टपक रहा था, और इतना पानी टपक रहा था कि नीचे जो फ्लोर था वो पूरे पानी से भर गया था। मतलब कि वो पूरी रात भर वो शावर चल रहा था। अनन्या को लगता है कि शायद वो कल रात को शावर बंद करना भूल गई होगी, बट फिर उसे याद आता है कि मैंने तो कल शावर यूज़ ही नहीं करा। बट अनन्या इस चीज़ को ज़्यादा माइंड करती नहीं है। वो बोलते हैं ठीक है यार, जो भी होगा, वो शावर को उसी टाइम बंद कर देती है। वेल, ये पहला एक ऐसा केस था जो थोड़ा अजीब था, ऑल्दो उसके लिए उस समय अजीब नहीं था, बट अब जब अनन्या ये पूरी स्टोरी सुना रही है तब उसे एक केस थोड़ा अजीब लग रहा है। मतलब जब उसे याद आ रहा है ना कि हाँ ऐसा भी हुआ था, वैसा भी हुआ था, तो उसने ये वाली बात गिनाई। अब इसके बाद सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। फिर अनन्या रात को अपनी इंटर्नशिप के काम से लैपटॉप पे कुछ लिख रही थी, तभी रूम की लाइट्स एकदम से ब्लिंक करने लग जाती है। कभी ऑन होती, कभी एकदम से ऑफ हो जाती। पहले अनन्या को लगता है कि पावर फ्लक्चुएशन हो रहा होगा, लेकिन जब उसने खिड़की के बाहर देखा तो पीजी के दूसरे कमरों में सब कुछ नॉर्मल था। सिर्फ अनन्या का रूम ही था जहां पर लाइट्स बार बार ऑफ ऑन हो रही थी। अनन्या इस बात को भी इग्नोर कर देती है। लाइट वाला जो होल्डर होता है उसे थोड़ा सा हिलाकर देखती है कि कुछ लूज वूज हो गया होगा, और फिर बल्ब खुद ही ठीक हो जाता है। अब अनन्या ये भी ज़्यादा माइंड नहीं करती। फिर वापस अपने अगले दिन ऑफिस चले जाती है, जिसके बाद फिर रात को वापस आती है तो फिर से वही थकी हुई है बेचारी, आई है बेड पे सीधा पड़ी और सोने लग गई। और फिर रात के 2 बजे अनन्या को कुछ महसूस होता है। अनन्या को फील होता है कि उसके रूम का जो टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। मतलब इतना ठंडा कि अनन्या से सहा ही नहीं जा रहा। वो एकदम से उठ जाती है, खिड़की की तरफ देखती है, दोनों खिड़कियाँ बंद थी। मतलब कि बाहर से कोई ठंडी हवा कैसे मतलब अंदर नहीं आ पा रही इतनी तेज, और वो इतनी ठंडी हवा आ रही थी कि उसे लग रहा था कि भाई ये तो कुछ एकदम हिट कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा था। खिड़की बंद, एसी बंद, पंखा तक बंद, और उसे समझ नहीं आ रहा कि इतनी ठंडी हुई तो हुई कैसे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एसी ऑन करा और उसको 16 में रखकर छोड़ दिया है। अच्छा, इस समय पर अनन्या ऐसे बेड के ऊपर उठकर बैठी है। उसने लाइट्स भी ज़्यादा ऑन नहीं करी है, रूम की अंधेरा ही है पूरा, उसकी नज़र बस खिड़कियों की साइड है। वो खिड़कियों को देख रही है कि तभी अचानक से उसे ऐसा फील होता है कि कोई उसके कान के पास आया और कुछ तो ऐसे एकदम फुसफुसा कर गया। वो जो बोल कर गया वो ऐसा था कि चली जा यहाँ से और वापस कभी मत आना। अनन्या एकदम डर जाती है कि भाई ये कौन बोला। एकदम फ़ोन उठाती है, फ्लैश लाइट ऑन करती है और पूरे रूम को देख रही है कि आखिर ये कौन था। पूरे रूम को देखने के बाद भी अनन्या के आंखों के सामने कोई भी नहीं था। ऐसा कुछ भी उसे नहीं दिखा जो अनन्या को लगा हो कि भाई इसने ये सब चीज़ें बोली है। अनन्या को ऐसा लगा कि हो सकता है कि यार बहुत रात हो चुकी है और मेरे को ऐसी सुनाई दी बस आवाज़। मतलब ऐसा असली में नहीं होगा, बस मैं ऐसे सोच रही हूँ। आज का शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, मैं बहुत थक चुकी हूँ, तो बस ऐसे कान बज रहे हैं मेरे। और दूसरा उसे ये भी लगा कि अगर कोई बात भी कर रहा है तो शायद बाहर कर रहा होगा, कोई लड़कियाँ होंगी आपस में बात कर रही होंगी, तो हल्की सी आवाज़ मेरे तक आ गई। और ये सोचते सोचते वो सो जाती है। अब अगला दिन होता है। अनन्या वापस जब बाथरूम जाती है तो देखती है कि शावर वापस से ऑन ही था। उसने इस बार जाकर आंटी को, जो कि रूम की ओनर थी, उन्हें बताने का डिसाइड किया, वरना पानी वेस्ट करने का ब्लेम अनन्या के ऊपर आ जाता। वो सीधे रिसेप्शन एरिया जाती है। पीजी वाली आंटी ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठी हुई थी, न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। अनन्या अब उनके पास जाती है और उन्हें बहुत प्यार से बोलती है, आंटी जी एक बात बतानी थी। कल रात जब मैं रूम में थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे रात को कोई मेरे कान पे आकर कुछ बोल के गया। मेरी रूम की लाइट्स खुद ही ऑन ऑफ होने लग जाती है, शावर खुद ही चलने लग जाता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ सही नहीं लग रहा है यहाँ पर। अब वो आंटी एकदम से जो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी वो एकदम ऐसे न्यूज़पेपर को रख देती है और अनन्या को ध्यान से देखने लग जाती है। उनके चेहरा तो वैसे काफ़ी काम था, लेकिन उनकी आंखें देख के ऐसा लग रहा था जैसे मानो कितने राज उन्होंने छुपा के रखे हैं। आंटी बाद में अनन्या को देख के बोलती है कि बेटा आप थक गई होंगी, नया शहर, नई जॉब, नए लोग, कभी कभी इंटर्नशिप का प्रेशर, जॉब का प्रेशर भी लोगों को कुछ अलग ही फील करवा देता है। अक्सर जो नहीं होता वो भी लोग वहाँ फील करने लग जाते हैं। और अंधेरा तो है ही ऐसी चीज़, जब आप घर से बाहर अकेले रहोगे तो अंधेरे का डर आपको कभी कभी ऐसी चीज़ें दिखा देता है जो असल में होती भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं समझ सकती हूँ, आप अकेली रह रही हो, बाकी सब पीजी में साथ में रहते हैं और आप अकेले रह रही हो, तो आपका जायज़ है इमेजिन करना। अगर आपको रूम चेंज करना है तो आप मुझे बता दीजिए, मुझे कोई इशू नहीं है। अनन्या ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, वो बस ऐसे सर हिला देती है कि हाँ मतलब थोड़ा रूम तो चेंज करना पड़ेगा। और ये बोलकर जैसे जा रही है, जाते जाते जब वो आंटी को देखती है ना तो आंटी का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। आंटी का एक्सप्रेशन ऐसे हो गया जैसे कि मानो उन्होंने पहले भी किसी के मुंह से ये सारी बातें सुनी है, या फिर शायद उन्होंने खुद ये सारी चीज़ें महसूस करी हैं। उसी दिन की शाम की बात है। अनन्या अपने ही रूम में थी, बेड के कोने पे बैठकर अपनी कॉफ़ी पी रही थी कि तभी गेट पर नॉक होता है। अनन्या जब गेट खोलती है तो उनके सामने वही पीजी वाली आंटी होती है और उन्हीं के साथ एक लड़की भी होती है।
जिसे वो अनन्या से इंट्रोड्यूस करवाती है। इस लड़की का नाम रहता है इप्सिता। आंटी बताती है कि इप्सिता आज से आपकी नई रूममेट होगी। मैंने बताया था ना आपकी नई पार्टनर आने वाली है, यही आपकी पार्टनर है और आगे से आप दोनों इस रूम को साथ शेयर करोगे। इप्सिता ओडिशा की ही रहने वाली और पास ही की यूनिवर्सिटी से वो MBA कर रही थी। अब ये दोनों अनन्या और इप्सिता दोनों आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके बाद ये दोनों थोड़ी सी बातें करते हैं। अच्छा, बात करने के बाद अब इप्सिता अनन्या को PG का लेआउट समझा रही है। अनन्या को बता रही है कि कहाँ कौन सा लॉन्ड्री रूम है और किस दिन पानी का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, किस दिन ज़्यादा हो जाता है, वही सब नॉर्मल PG की चीज़ें। लेकिन यहाँ पर अनन्या बड़ी हैरान है क्योंकि अनन्या थी जो पहले आई थी, इप्सिता तो अभी आई है। तो बेसिकली अनन्या को इप्सिता को समझाना चाहिए ना कि इस दिन ये होता है, उस दिन वो होता है, यहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है, बट उल्टा हो रहा था। यहाँ पे इप्सिता अनन्या को समझा रही थी। अब अनन्या इप्सिता से एकदम से पूछते कि तुम पहले भी यहाँ पर रहती थी क्या, जिसे सुनकर इप्सिता थोड़ी सी हेजिटेंट हो जाती है और हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि नहीं, बट मैं पहले भी ये PG देख चुकी हूँ। एक्चुअली तुम्हें पता है ये PG पहले हॉस्टल हुआ करता था, गर्ल्स हॉस्टल, हमारी यूनिवर्सिटी का। ये हॉस्टल थोड़ा पुराना था, थोड़ा सा यहाँ के वार्डन्स जो थे वो स्ट्रिक्ट थे और सबसे अजीब बात ये थी कि यहाँ पर एक रूम में किसी लड़की ने खुद के साथ कुछ गलत काम कर दिया था। अनन्या थोड़ी सी सीरियस होकर बोलती है कि मतलब कहाँ पर करा था, और इप्सिता अनन्या की तरफ एकदम ऐसे घूर के बोलते हैं कि यहीं इसी रूम नंबर 203 में। अनन्या बड़ी हैरान हो गई है। अनन्या सोचे कि भाई ऐसे कौन करता है यार, पहली बार मिल रहे हैं और ये सारी बातें कौन करता है, और वो भी इतने अजीब तरीके से बता रही है। अनन्या बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है और इप्सिता से पूछती है कि तुम्हें ये सब किसने बताया। इप्सिता इस बात का कोई जवाब नहीं देती। बाद में अनन्या इप्सिता से फिर पूछते है कि आंटी को पता है इन सब चीज़ों के बारे में। इप्सिता हामी में ऐसे सर हिलाती है। इप्सिता बोलती है कि सबको लगता है ये अफवाह है, र्यूमर्स है, बस ऐसे फैलाए गए हैं, बट मुझे पता है कि ये सच्चाई है क्योंकि मेरी एक सीनियर इसी PG में रहा करती थी और उन्होंने ये सब खुद सुना था, उन्होंने खुद ये सब चीज़ें देखी थी। जब ये सब हुआ था तो जो कॉलेज के बच्चे थे वो इस PG से मूव आउट कर गए और जो नए बच्चे थे वो यहाँ आने को रेडी नहीं थे। तो बाद में कॉलेज भी इस PG को दूर कर देता है और जो ये आंटी है ना, ये इसे टेक ओवर कर लेती है। अब आंटी तो ये बोलती है कि इस PG में ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ये सब र्यूमर्स है और जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे र्यूमर्स भी अब ख़त्म ही हो गए। अब तो जैसे तुम नहीं आई हो, तुम्हारी तरह ही बहुत सारे लोग हैं जो इस PG में रहते हैं जिन्हें इसकी कोई हिस्ट्री पता ही नहीं है। अनन्या ये सब सुनकर काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। उसे लगता है कि भाई ये खतरनाक ही लड़की आई है जो आई है, मतलब आते ही ये ऐसी ऐसी बातें कर रही है, इसके साथ 3 महीने कैसे काटूंगी, भगवान ही भरोसे है सब कुछ। ये बोलकर अब जो अनन्या होती है वो बालकनी की तरफ चले जाती है खुद को रिलैक्स फील कराने के लिए। अब अनन्या बालकनी में खड़े होकर जो नज़ारा था, जो हवाएं थी, कि तभी उसकी नज़र पड़ती है उस जगह पर। जब वो PG एंटर कर रही थी तो मैंने बताया नहीं था कि प्लस्तर जो था वो ऐसे उखड़ गया था, तो देखते कि प्लस्तर उखड़ा हुआ था और एक्चुअली बट पता नहीं कैसे अनन्या को एक और चीज़ वहाँ पर नोटिस होती है, जैसे कि ऐसा लग रहा था वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे किसी ने उंगली से वहाँ पर कुछ लिखा हो। अनन्या उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देती नहीं है, वापस अंदर आ जाती है। इप्सिता को बोलती है कि अच्छा एक बात बताओ, तुमने जो सारी चीज़ें बोली मैं 1 मिनट के लिए मान भी लेती हूँ, तो तुमने ये रूम क्यों चूज़ करा, मतलब अगर तुम्हें लगता है ये सब असल में हुआ है और यहाँ पर कुछ अजीब अजीब चीज़ें हैं, जो भी है, तुम यहीं क्यों आई? तो आंटी को बोल के तुम दूसरे रूम में आराम से जा सकते हो, आंटी तो मुझे भी बोल रही थी रूम चेंज करने को। तो इप्सिता बोलते हैं कि एक्चुअली मैंने ये रूम इसलिए चूज़ करा क्योंकि मुझे खुद जानना है, मुझे जानना है कि सच में हुआ था या फिर ये बस अफवाह है। पर जब से मैंने इस रूम में एंटर किया है तब से मुझे कहीं ना कहीं बिलीव हुआ है कि अफवाह तो नहीं थी, इस रूम में कुछ तो है, कुछ तो अजीब है। तुमने एक चीज़ नोटिस करी है? अनन्या बोलती है क्या चीज़? तो बोलती है कि तुम जब भी इस रूम के अंदर आती हो तुम्हें ऐसा फील नहीं होता कि जैसे यहाँ का एनवायरनमेंट कुछ ज़्यादा ही ठंडा है कंपेयर टू बाकी कुछ भी रूम्स ले लो, हॉल्स ले लो, कुछ भी, पर जैसे तुम इस रूम में एंटर करते हो बड़ी ठंडी सी आती है यार। अनन्या भी एकदम सोच में पड़ जाती है कि हाँ, मतलब ये चीज़ तो मैंने भी फील करी है, बट इसका क्या लेना देना इन सब चीज़ों से? भाई रूम ठंडा है, कुछ और भी तो रीजंस हो सकते हैं ना। इप्सिता बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मतलब रूम ठंडा वहीं होता है जहाँ एनर्जीज होती है, जहाँ पर ऐसी कोई एंटिटीज़ होती है। अनन्या बोलती है यार तू पागलों जैसी बातें मत कर, तू मुझे डरा रही है, तुझे पता है ना मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि मैं मानती नहीं, लेकिन मैं पढ़ती नहीं इन सब चीज़ों में, मेरा सब कुछ सही चल रहा है, प्लीज़ मुझे ये सब चीज़ें मत बता, और प्लीज़ तू अपनी रिसर्च अपने पास ही रख, तुझे देखना है भाई यहाँ कुछ है कि कुछ नहीं है, वो सब तू करती रहे जो तुझे देखना है, और कुछ मिल भी जाए ना तो प्लीज़ मुझे मत बताइए। ये बोलकर अनन्या अपने बेड में जाकर सो जाती है। 2 या 3 दिन बीत जाते हैं नॉर्मल तरीके से, और फिर एक शाम की बात है जब अनन्या अपने बैग रीअरेंज कर रही थी, उसको कुछ सामान रखना था,
जिसके लिए वो ऊपर की जो शेल्स होती है वो खोलती है। कबर्ड के ना ऊपर एक ऐसे शेल्फ सा बना था, तो वहाँ उसे अपना बैग रखना था। अब वो बैग मतलब ऊपर था तो उसे कुछ अच्छे से दिख भी नहीं रहा था, तो वहाँ ऐसे हाथ डालती है कि कुछ है तो नहीं, तो काफ़ी धूल आ जाती है उसके हाथों में। तो क्या करती है, डस्टर लेती है, झाड़ू लेती है और ऊपर बिना देखे साफ सफाई करना शुरू कर दिया है। अब अनन्या की इतनी हाइट है नहीं कि वो देख के साफ सफाई करे, तो बस ऐसे सर नीचे है, हाथ ऊपर और ऐसे साफ सफाई कर रही है कि तभी उसको ऐसा फील होता है जैसे ऊपर कुछ तो रखा है, जिससे वो जो झाड़ू से साफ सफाई कर रही थी वो एकदम उस पर टकराता है। तो अनन्या को समझ आ जाता है कि कुछ तो है ऊपर। अब अनन्या अकेले तो वो जो ऊपर चीज़ थी वो नहीं निकाल सकती थी, और वो निकालना ज़रूरी था क्योंकि जिसका भी है पुराना किसी का होगा, वो फेंक देगी और अपना बैग वहाँ रखेगी। तो इप्सिता को बोलती है कि अरे 2 मिनट आना। इप्सिता चेयर लेकर आती है, चेयर के ऊपर खड़ी होकर वो चीज़ निकालती है। देखती है तो वो एक डायरी होती है, ब्लू कलर की डायरी, कुछ लेदर का उसका कवर होता है और उस डायरी के ऊपर लिखा होता है प्रिया दास। अनन्या इप्सिता को देखती है, इप्सिता अनन्या को देखती है कि आखिर ये डायरी किसकी है। ये जो डायरी थी ये काफ़ी पुरानी लग रही थी और सिलन की वजह से ना इसके पन्ने एक दूसरे से चिपक भी गए थे। इंक जो थी वो एक पेज की इंक दूसरे पेज में, दूसरे की एक, मतलब काफ़ी मेस्ड अप हो चुकी थी। अब दोनों बेड पे बैठकर ये डायरी को खोलना शुरू करते हैं। पहले 2-3 पेजेस में तो यही हाल था जो मैंने आपको बताया, बट उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी पढ़ने में मतलब समझ आने लगी थी जो भी उसमें लिखा था। उस डायरी में ऐसी चीज़ें लिखी होती थी जो नॉर्मली एक कॉलेज का स्टूडेंट लिखता है, जैसे कि रूटीन, कॉलेज नोट्स, क्लास टाइमिंग्स, कुछ कैजुअल एंट्रीज, एंड देन एक ऐसा पेज आता है जिसमें लिखा होता है मुझे यहाँ अच्छी नींद नहीं आती है, कोई मुझे देख रहा है, मैं अपने बिस्तर के नीचे से किसी के हाथ निकलते हुए देखती हूँ, वो हाथ हर रात को बढ़ता है, ऐसा लगता है जैसे एक दिन वो मुझे खींच लेगा, मुझे लगता है कि मैं पागल हो रही हूँ या फिर ये शायद ये कमरा ही जिंदा है, ये कमरा मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। इप्सिता एकदम से उस डायरी को बंद कर देती है। उसका गला सूख रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे दोनों। इनफैक्ट इप्सिता क्या, अनन्या का भी सेम ही हाल था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। बहुत क्रीपी सा फील हो रहा था इन्हें, क्योंकि जो चीजें उसने लिखी वो चीजें इन्हें भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फील तो होती है। इनफैक्ट ये जो बातें थी कि कोई मुझे घूर रहा है, कोई मुझे देख रहा है, इप्सिता को भी ऐसा फील होता था जैसे कि कोई उस पर नजर गड़ाए बैठा है, कोई उसे बार बार देखे जा रहा है। इप्सिता ने अनन्या से भी कई बार बोला था कि तुझे ऐसा फील नहीं होता क्या कि कोई हमें देख रहा है यहाँ पर। अनन्या बोलती कि विंडोज क्लोज्ड है, पर्दे लगे हुए हैं, क्यों ही कोई ऐसा, मतलब कैसे ही देख सकता है कोई भी। और ऐसी बात पे ये पूरी बातें वहाँ पे खत्म हो जाती थी। बट अब जब ये डायरी पढ़ी तो इन्हें वापस से वो सारी चीजें याद आने लगी। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कुछ दिन के लिए ये पीजी से बाहर किसी फ्रेंड के हॉस्टल में शिफ्ट करेंगे। और तभी इप्सिता को एक आइडिया आता है। वो बोलती है चलो एक काम करते हैं, एक बार इस रूम को ध्यान से एक्सप्लोर करते हैं, शायद कुछ और क्लूज मिल जाए। मुझे लगता है कि प्रिया ने डायरी के अलावा भी कुछ ना कुछ तो और छोड़ा होगा। अनन्या ने भी हाँ में सिर हिलाया। उसको भी आखिर जानना था कि पहले यहाँ पर क्या हुआ था, जो पहले यहाँ रहता था उसने क्या क्या फील करा था। रात के 12 बज रहे थे, बाहर बारिश का मौसम हो रहा था और कभी कभी बिजली भी चमक रही थी, जिसके चमकने की वजह से कभी कभी दीवार पर कुछ पल के लिए अजीब सी परछाइयां बन जा रही थी। रूम में एक अननेचुरल सा साइलेंस था। दोनों एक दूसरे से सिर्फ इशारों में बात कर रहे थे, मतलब वो ढंग से बोल भी नहीं रहे थे, इस डर से कि कोई सुन तो नहीं लेगा, कहीं कोई यहाँ है। मतलब उन्हें ऐसा नहीं होता कि आपके आसपास कोई है और आप चाहते हो कि वो हमारी बातें ना सुने, तो कैसे आप इशारों में बात करते हो। सेम वैसे ही वो दोनों बातें कर रहे थे। अब इप्सिता अपनी एक टॉर्च निकालती है और दोनों लड़कियां बेड के नीचे देखती है, अलमारी के पीछे और वॉल्स के जो क्रैक होते हैं उन्हें भी चेक करती है। तभी अनन्या की नजर पड़ती है, बेड का जो हिस्सा होता है ऐसे उठा होता है ऊपर, जो एंडिंग में होता है उसके जस्ट पीछे पड़ती है उसकी नजर। अनन्या ऐसे हाथ डाल के देखती है तो वहाँ एक कागज होता है। वो पूरे जो बेड को होता है वो थोड़ा सा खिसका देती है, बेड के पीछे की धूल पूरे रूम में ऐसे उड़ जाती है और फाइनली वो कागज को बाहर निकालते हैं। कागज पूरे धूल से सिमटा हुआ था और इनफैक्ट वो थोड़ा काला भी पड़ गया था। उसमें लिखी हैंडराइटिंग कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या लिखा था। कागज को पूरा साफ करते हैं और जब हैंडराइटिंग पढ़ने की कोशिश करते हैं तो लैंग्वेज ही अलग थी, मतलब पूरी हैंडराइटिंग अलग थी। जैसी डायरी में लिखी थी वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। ये एक ऐसा लग रहा था किसी अलग इंसान ने लिखी है। उसको पढ़ना बहुत मुश्किल था, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर लिखा क्या है। पेपर से साफ पता चल रहा था कि ये कई साल पुराना है। काफी वर्ड्स को जोड़ने के बाद इन्हें एक लाइन समझ आती है जिसमें लिखा था ये कमरा भूलता नहीं है, ना चेहरा, ना आवाज और ना ही दर्द। जो यहाँ आया वो कभी गया ही नहीं। ये दोनों इसे पढ़ ही रही थी कि तभी अचानक से बिजली बहुत जोर से कड़कती है और पूरे रूम में ऐसा लगता है जैसे कि एकदम से लाइट ऑन हो गई है। मतलब इतनी
इतनी तेज बिजली थी। दोनों एकदम से डर जाती है और अब बिजली चले गई, वापस से अंधेरा हो गया और अब इन दोनों को ना किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे कि कोई वहाँ पर रो रहा है। एकदम से ये वापस लाइट्स वाइट्स ऑन करती है तो देखती है कि कमरे में कोई भी नहीं था। हर कोने में देखती है, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अनन्या इप्सिता से बोलते कि तूने उसके रोने की आवाज़ सुनी? कोई तो था, कोई तो रो रहा था। इप्सिता भी बोल रही कि हाँ मैंने भी सुनी आवाज़, लेकिन आई कहाँ से? यहाँ तो कोई भी नहीं है। वेल ये दोनों बहुत ज़्यादा डर गई थी। ये दोनों डिसाइड करती है कि आज हम दोनों सोएंगे ही नहीं। मतलब सो तो कैसे सकते हो यार इस हालत में। दोनों ने लाइट्स वाइट्स ऑन करी हुई है और बस बेड के ऊपर बैठ के एक दूसरे से बातें कर रही है कि भाई तू कुछ बोल। बस कैसे भी करके इन्हें वो टॉपिक जो चल रहा था उसे बस भूलना था। इनका माइंड ये चाहती थी कि किसी और चीज़ पे लग जाए। ये दोनों एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रही थी। मतलब वो भी बड़ा फ़नी सीन था कि ये यहाँ से बोल रही है कि और बता तेरे कॉलेज में क्या चल रहा है, और आंखें यहाँ वहाँ हर जगह देख रही है कि भाई कोई है तो नहीं, कोई पीछे तो नहीं है, कोई यहाँ तो नहीं है। ऐसा चल रहा था। ऐसे करते करते इन्होंने कैसे तो करके वो पूरी रात बिता दी। अब अगली सुबह हो जाती है। सुबह जब होती है तो भाई इप्सिता बोलती है कि भाई तू मेरे दोस्त के साथ चल, वहाँ पे अपना एक रूम है वहीं पे रहेंगे, यहाँ रहना भाई अब नहीं रह सकती मैं, मेरे को हो गया, मेरे को जो देखना था मैंने देख लिया। अनन्या भी कह रही है कि सेम भाई, मतलब कल जो वो हुआ, आवाज़ जो आई ना वो मतलब ऐसी थी ही नहीं कि आप भूल सको। वो बड़ी गंदी आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत गुस्से में कह रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई रो रहा है, लेकिन बड़े अजीब तरीके से रो रहा है। कोई नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं रोता। वो बहुत डरावनी आवाज़ थी। इप्सिता की एक दोस्त होती है, उसने भी एक पीजी रेंट पे लिया हुआ था, तो वहाँ पे दोनों चले जाते हैं उसी के साथ रहने के लिए। वहाँ पर जाते हैं तो अच्छा मैंने बताया था ना इप्सिता पहले इसी कॉलेज में पढ़ती है और इसी कॉलेज का पूरा किस्सा है। तो ये जो इप्सिता की दोस्त थी वो भी इसी कॉलेज की थी। तो ये जब दोनों वहाँ जाते हैं, इप्सिता के दोस्त को ये सारी चीज़ें बताते हैं कि वहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ और हमने ये सुना ऐसा ऐसा करके। और इप्सिता की दोस्त जो है वो बोल रही कि तू पागल है क्या, तू सही में उस रूम में गई थी, तुझे कोई अक्ल वक्कल नहीं है क्या? मतलब बाहर ठीक है अनन्या की समझ आता है क्योंकि उसे पता नहीं है, बट तुझे तो हर चीज पता है, तुझे वहां जाने की जरूरत क्या है? तुझे पता भी है वहां जाकर हुआ क्या था? दोनों कह रहे कि भाई हमें नहीं पता था। इप्सिता थोड़ी डिफेंड कर रही है खुद को कि यार नहीं पता था। मतलब ठीक है उसे भी पता है कि उसने गलती करी है, बट खुद को ऐसे डिफेंड करने की कोशिश कर रही है कि यार मैं तो ऐसे चले गई थी, मतलब इसमें इतना ऑफेंड क्यों हो रही है, देखना मैं आ गई हूँ वापस। दोस्त बोलती है कि भाई तू मत जा वहाँ मतलब छोड़ दे, कॉल कर दे और बोल दे मैं नहीं आने वाली। अब जिस तरीके से वो कह रही थी, अनन्या देख रही है कि इसको कुछ तो पता है। मतलब अगर आपने र्यूमर सुने हैं, अगर कुछ ऐसी कहानी सुनी है जिस पे आपको भी ट्रस्ट नहीं है, तो आप बोलते हो कि तू पागल है क्या भाई, वहाँ चले गया, तुझे पता नहीं है। लेकिन वो ऐसी नहीं थी। इप्सिता की फ्रेंड की तो रोने जैसी हालत हो रही थी, मतलब वो अपना सर पकड़ रही थी। अनन्या उसकी फ्रेंड से बोलती है कि आपको कुछ पता है क्या, मतलब आपको देख के लग रहा है कि आपको कुछ तो पता है, और अगर कुछ पता है तो हमें बताओ। इप्सिता भी फिर ये चीज़ नोटिस करते है कि हाँ यार तू इतना हाइपर हो गई, तू एकदम इतनी डर रही है, क्या हुआ बता मुझे। और फिर इप्सिता की फ्रेंड उन्हें बताना शुरू करती है। इप्सिता की फ्रेंड इप्सिता से 2 साल बड़ी थी, मतलब कि वो सीनियर थी, ठीक है। तो जब वो सीनियर थी तो उसे कुछ ऐसी बातें पता थी जो इप्सिता को पता नहीं थी। उसकी दोस्त बताती है जब मैं फर्स्ट ईयर चल रहा था ना मेरे यूनिवर्सिटी में, तो हमारी एक दोस्त हुआ करती थी प्रिया नाम की, प्रिया दास। अच्छा ये प्रिया दास वाला जो इन्हें डायरी वायरी मिली थी, ये पूरा किस्सा इन्होंने इप्सिता की फ्रेंड को नहीं बताया। मतलब इनके भी दिमाग से निकल गया था, वो तो एक डायरी थी उसमें लिखा था, वो नहीं बताया इन्होंने। बस वही बताया था कि भाई कोई एक कान में ऐसे चिल्लाया और ठंडा रहता है रूम, ये वो चीज़ें, ठीक है। तो एकदम से जब वो प्रिया दास का नाम लेती है कि हमारी दोस्त थी प्रिया दास, इनकी एकदम से ऐसे घंटी बजती है कि प्रिया दास वही जिसकी हमें डायरी मिली थी। अब फ्रेंड आगे बताती है कि प्रिया दास एक होनहार लड़की गांव से आई हुई, पूरे कॉलेज से अलग थी, जहाँ कॉलेज में हर किसी को सुंदर दिखना है, कुछ बनना है, यू नो। कॉलेज में लोग आते हैं फैशन वैशन करने के लिए, लड़कियां आती है लड़कों को इंप्रेस करने के लिए, लड़के आते हैं लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए। प्रिया ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत सिंपल सी सुलझी हुई लड़की। वो तो कभी कभी चोटी बनाकर आ जाती थी, उसे बिल्कुल लेना देना ही नहीं होता था कि लड़के क्या सोच रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, या फिर शायद उसे इतना पता ही नहीं था कि आज की दुनिया में लोग कितने जज करते हैं। उसे लगता था जैसी वो है उसको किसी से फर्क नहीं पड़ता, उसके सामने आप बहुत अच्छे बनकर आ जाओ, उसके सामने आप बहुत बेकार बन के आ जाओ, वो आपको सेम तरीके से ही ट्रीट करेगी। तो प्रिया को लगता होगा कि बाकी सब भी उसे सेम तरीके से ट्रीट करेंगे, बट ऐसा नहीं था। प्रिया का बहुत लोग मजाक उड़ाते थे, उसके मुंह के सामने तो नहीं उड़ाते थे, बट उसके पीठ पीछे बहुत की, देखियो कैसी चंपू सी लड़की है, देखियो क्या कुछ भी पहन के आ जाती है, गांव की लड़की ये वो। मतलब उससे हर किसी को ना कूल बनना होता है। कॉलेज के टाइम में क्या होता है, कॉलेज का मतलब जनरली लाइफ में क्या होता है ना, हर किसी को कूल बनना है। और आप कूल पता है कैसे लगोगे, अब मतलब कोई छोटा सा लड़का दिख गया, कोई ऐसा बेचारा शरीफ सा, और आपने उसका मजाक उड़ा लिया और 4 लड़कियां आपके मजाक पे हंसने लग गई, तो आपको लगता है आप कूल बन गए हो। आपको लगता है कि भाई मेरे से तगड़ा तो कोई है ही नहीं, मेरी बातों पे लड़कियां हंस रही है, उन्हें तो लग रहा होगा कि मैं हीरो हूँ। और ऐसा पता नहीं क्यों बट सबको लगता है। प्रिया के टाइम में भी ऐसे ही था, कुछ लड़के थे कुछ
लड़कियां थी जो खुद को बड़ा बड़ा मतलब कूल दिखाना चाहती थी, ऐसा चाहती थी कि मतलब कुछ वो लोग नहीं होते चूज मी वाले, उन्हें बार बार उन्हें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है, बार बार उनको अटेंशन चाहिए लोगों की। और अटेंशन खींचने के लिए प्रिया एक बहुत सॉफ्ट टारगेट थी। हर कोई प्रिया पे जोक उड़ा लेता, मजाक बना लेता, लोग हंस लेते और फिर ऐसे करके पूरी अटेंशन उनके पास चले जाती। शुरुआत हुई थी कि प्रिया के पीठ पीछे थोड़ी सी उसकी बुराइयां करने से, लेकिन चीज़ें ऐसी बढ़ने लगी कि लोग प्रिया को उसकी चोटी पकड़ के बोलते ए चोटी, ऐसे मतलब जैसा होता नहीं है, बुली करने लग जाते हैं। प्रिया ऐसे बैठी हुई है तो कुछ लड़कियां जाएंगी उसकी चोटी को पकड़ लेगी कि ब्रो तू अभी भी यही बना के आती है कि हा हा हा। कुछ लड़के जाएंगे उसे बोलेंगे अरे आप तो एकदम दीदी वाली वाइब लगते हो, राखी के दिन मैं आपके पास आऊँगा, हा हा हा। ऐसे कर करके ना वो उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वो प्रिया को हर्ट कर रहे हैं। खुद को कूल दिखाने के चक्कर में वो किसी एक मासूम सी लड़की को इस कदर फील करा रहे हैं कि वो डिजर्व ही नहीं करती है यहाँ आना। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि प्रिया कितनी ज़्यादा हर्ट हो रही थी। अब धीरे धीरे प्रिया, जो कि शुरू में कितनी खुश रहती थी, आती थी सबसे बात करती थी, हेलो हाय कैसे हो, तबीयत कैसी, घर में माँ बाप कैसे हैं, सब कुछ, उसने सबसे बात करना ही छोड़ दिया था। चुपचाप अब एक कोने में पड़ी रहती, सिर्फ टीचर आते तो उनके लेक्चर सुनती, उनकी जो वो देते थे होमवर्क करने को, जो भी असाइनमेंट्स एंड ऑल वो करती और वहाँ से चले जाती। किसी से कोई हेलो नहीं, किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं। और इन सब चीज़ों में सबसे बड़ा हाथ था उन लोगों का जो उसे बुली करते थे। देखते देखते करीबन 3-4 महीने हो जाते हैं। प्रिया जो पहले दिन आई थी, इतनी खुशहाल लड़की थी, खुशी खुशी सारी चीज़ें करना, सबसे खुशी से बात करना। अब ऐसा लगता था जैसे उसकी आंखें हमेशा सूजी पड़ी है, उसकी आंखें लाल रहती है, ऐसा लगता है कि वो पूरी रात रोती है, ऐसा लगता कुछ हो रहा है उसको, कुछ बहुत ज़्यादा उसे अफेक्ट कर रहा है। उसकी सिर्फ मेंटली नहीं, उसको फिजिकली भी कुछ तो हो रहा है उसके साथ। और फिर एक बार की बात है जब प्रिया कॉलेज ही नहीं आई, करीबन 6 दिन हो जाते हैं। सबको इतना मतलब प्रिया नहीं भी आई ना तो किसी का उस पर ध्यान ही नहीं गया। 6 दिन तक किसी का ध्यान ही नहीं गया कि ये लड़की भी नहीं आई है। उन सबके लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वो बस एक कोने में पड़ी रहती थी, आई गई, किसी को कुछ लेना देना ही नहीं है, कोई दोस्त नहीं उसका। लेकिन जो टीचर थे उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी। उन्होंने क्लास से पूछा कि आपको प्रिया के बारे में कुछ पता है, वो क्यों नहीं आ रही, तबीयत ठीक है उसकी? क्लास वाले बोलते हमें नहीं पता सर, मतलब प्रिया नहीं आई क्या, वो क्या बात कर रहे हो। सबके ऐसे रिएक्शन थे। टीचर बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, किसी को पता चलेगा उसके बारे में तो बता देना। ठीक है भाई। 2 दिन और बीत जाते हैं। अब यहाँ पे टीचर परेशान की लड़की गई तो गई कहाँ, 7 दिन से क्लास नहीं आई। ये इस हॉस्टल में रहती थी 203 नंबर पर। कॉल करके पूछते हैं तो अता पता ही नहीं है, किसी को नहीं पता उसका कि आखिर लड़की गई कहाँ। पहले तो क्लास में सबको ये बताया जाता है कि प्रिया अपने घर वापस चले गई है और शायद वो अब वापस आएगी भी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसको हर कोई बुली करता है, इस वजह से वो अब वापस नहीं आने वाली। लेकिन हकीकत कुछ और थी। हकीकत जो थी वो सिर्फ उनको पता था जो पर्टिकुलर जो बच्चे थे उस हॉस्टल में रह रहे थे। शायद यहाँ पर जो कॉलेज था उन्होंने बात दबाने की कोशिश करी थी। अक्सर ये होता ही है, जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी वहाँ पे जो भी चीज़ें होती है ना वो चुपचाप दबा देते हैं। बगल वाले रूम को भी पता नहीं चलता कि आखिर हुआ क्या है। और सेम ऐसा यहाँ पर भी हुआ था। जो क्लास में थे उन्हें तो कुछ पता ही नहीं, उनके हिसाब से प्रिया गाँव गई हुई है, लेकिन जो लोग उस पर्टिकुलर हॉस्टल में रहते थे ना उन्हें पूरी कहानी पता थी। दरअसल बताया जाता है कि प्रिया ने खुद की जान ले ली थी। काफ़ी टाइम से डिप्रेशन में थी और इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी कि लोग कहते हैं कि वो उसको कुछ तो बीमारी थी जिससे उसे चीज़ें दिखने लग गई थी जो असली में होती भी नहीं थी, बट प्रिया को दिखती थी। कई बार उसके रूम से उसके रोने की आवाज़ें आती थी। वार्डन वहाँ पहुँचती तो कहती कि वो मुझे ले जाएगा, वो यहाँ पर आ चुका है, वो मुझे ले जाएगा, वो मुझे परेशान करता है। वार्डन बार बार पूछे कि बेटा कौन ले जाएगा, बेटा तुम किसकी बातें कर रही हो। प्रिया बस बता नहीं पा रही। वो बोल रही कि वो रोज़ आता है, वो रोज़ आता है और वो मुझे ले जाएगा, वो मुझे देखता रहता है। मुझे देख के बहुत अजीब तरीके से वो एक्सप्रेशंस उसके, मैं नहीं जानती, मैं बस आपको बता रही हूँ कि वो मुझे ले जाएगा। वार्डन को भी लगता है कि ये लड़की परेशान है। प्रिया के साथ जो होता था ना वो सबको पता था। जो उसके साथ वो क्लास में होता था उसे बच्चे परेशान करते थे, उसको बुली करते थे। वार्डन को भी पता थी सारी बातें। किसी बच्चे को इतना मेंटली हैरेस कर देते हो ना तो उनको बहुत सारी चीज़ों से जाना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। तो वार्डन को भी ये लगा था कि प्रिया का भी वही फेस चल रहा है। उसको उस बेचारे को इतना वहाँ पे परेशान कर देते हैं, यहाँ अकेली रह रही है और इसी वजह से वो धीरे धीरे मेंटली अनस्टेबल हो रही है। लेकिन इतनी ज़्यादा अनस्टेबल होगी एक दिन वो खुद ही की जान ले लेगी, ये वार्डन को नहीं पता था। कॉलेज अथॉरिटीज़ आती है, प्रिया की बॉडी को वहाँ से लेके जाती है और उसके बाद ये हॉस्टल हमेशा के लिए बंद हो जाता है। और कहानी यहाँ पर ख़त्म थी, राइट? रॉन्ग। क्योंकि इप्सिता की जो दोस्त थी वो बताती है कि प्रिया के जाने के बाद जो लोग थे ना जो उसे बुली करते थे उनमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, और वो भी इतनी मिस्टीरियस तरीके से कि कोई कुछ बता ही नहीं सकता। एक लड़की थी जिसका एक्सीडेंट हो गया था। एक्चुअली एक्सीडेंट कैसे हुआ था, वो रोड में खुद भाग रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे किसी को देख के भाग रही है, कोई उसके पीछे है और उससे बचने के लिए भाग रही है, और फिर एक गाड़ी आती है उसको ठोक देती है। और
वहीं पर एक लड़का था जिसकी अचानक से छत से गिरने के बाद मौत हो जाती है, और वो कूदा नहीं था, ऐसा नहीं था कि वो छत से कूदा है, उसका पैर फिसला या उसको किसी ने पीछे से धक्का सा दिया और वो गिर गया। और ये इतने श्योर होके इसलिए बता रही थी क्योंकि उस समय जब वो गिरा था उसके दोस्त भी वहीं उसके साथ ही थे। वो मतलब वो छत के कोने में ऐसे बालकनी से टिक कर सिगरेट विगरेट पी रहा था कि तभी एकदम से उसे धक्का लगा, पैर फिसला, क्या हुआ, और वो एकदम नीचे धड़ाम। अब जब 2 मौतें हुई तो उसके बाद जो वो हॉस्टल में लोग रह रहे थे वो भी अक्सर बोलते कि उन्हें प्रिया की आवाज़ें आती हैं। मैंने बताया था ना, प्रिया जब जिंदा थी तो चिल्लाती थी कि वो आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा, वो मुझे मार देगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है, ऐसे ऐसे चिल्लाती थी ना जब वो। सेम वैसी आवाज़ें उसके जाने के बाद भी आ रही थी, जिसके बाद जो वहाँ आसपास लोग रहते वो बोलते ना भाई हम नहीं रह सकते। और देखते देखते करीबन 1-2 हफ्ते में ही पूरा वो हॉस्टल खाली हो जाता है। और जो वो लोग थे जो उसे परेशान करते थे उन सब ने वो यूनिवर्सिटी ही छोड़ दी क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं होगा। वेल, ये था पूरा किस्सा, जिसके बाद से ना तो कोई उस हॉस्टल में जाता है और ना ही कोई प्रिया का इतना जिक्र करता है। सबके अंदर कहीं ना कहीं कोई डर है, एक ऐसा डर कि प्रिया के बारे में बात, मतलब होगा ही ना यार, आपकी कोई दोस्त तो क्या बोलो, आपका कोई क्लासमेट है उसके साथ इतना सब हुआ और उसके बाद ऐसा सुनने को मिलता है कि उसकी आत्मा घूम रही है, तो आप नहीं लेते उसका नाम। आप यही सोचते हो कि कहीं वो आपको दिख ना जाए, कहीं आप उसके बारे में गलती से बुरा ना बोल दो, कहीं आप उसका गलती से मजाक ना उड़ा दो, और कहीं आप उसका अगला नंबर ना बन जाओ। ये पूरी कहानी जब इप्सिता और अनन्या को पता चलती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई हम इस पीजी में नहीं रहने वाले। मतलब अभी तक तो भूत के किस्से इतने सुने थे कि वो पोजेस कर लेते हैं, वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, वो आपको फील कराते हैं कि वो यहाँ पर है। बट ये वाला किस्सा इतना डरावना था कि लोगों की जान जा रही थी। तो अगर इतना रिस्क है तो ये लोग तो बिल्कुल तैयार नहीं थे कि हम भाई उस रूम में वापस जाने वाले हैं, चांस ही नहीं है। जिसके बाद इप्सिता ने तो भाई वहाँ गई नहीं, उसके बाद उसे छोड़ दिया। और अनन्या एक बार जाती है सुबह का टाइम, जो ओनर थी उन्हीं को लेकर जाती है साथ में, पूरा पैकअप करती है और उन्हें झूठ बोल देती है कि आंटी मेरे इंटर्नशिप में मन नहीं लग रहा है, ये लोग बहुत अजीब है, मतलब ऐसा ऐसा काम कराते हैं, रात को छोड़ते भी नहीं जल्दी, ये वो करके। वो ये नहीं बोलती कि मुझे ये सब चीज़ें पता चल गई है या फिर कि मुझे छोड़ना है, आपने मुझे झूठ बोला, ये वो कुछ नहीं बोलती। वार्डन भी बोलती है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसा है तो छोड़ दो रूम, अब क्या बोल सकते हैं। अनन्या जाती है अपना पूरा पैकअप करके वहाँ से गायब। जिसके बाद वो और इप्सिता वापस अब दोनों को रहना तो था ना कहीं, उन्होंने ये तो छोड़ दिया था, तो फिर ये दोनों एक और पीजी होता है वहाँ पर जाकर रहना चालू कर देती हैं। और वो पीजी मतलब काफ़ी अच्छा था। और ये पीजी भी इनके जो सीनियर वो दोस्त थी जिसने सारी चीज़ें बताई थी, उन्होंने ही रिकमेंड किया था कि तुम्हें अगर रहना ही है तो उस पीजी में जाके रह लो, वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, वहाँ पे मेरे 3-4 दोस्त ऑलरेडी रह रहे हैं, तो वो तुम्हें सब चीज़ें बता देंगे, वहाँ का प्राइस वाइस भी सब कुछ ठीक है, तुम वहाँ जाके रहो, इस पीजी में कभी मत रहना। और इस तरीके से अनन्या का जो ये हॉन्टेड एक्सपीरियंस था ये खत्म हो जाता है। हॉल शुरू के 5-10 दिन इन दोनों में, इप्सिता और अनन्या में, डर था कि भाई कहीं वो वापस हमारे पीछे तो नहीं आ गई, कहीं यहाँ कुछ और कहानी तो नहीं निकल जाएगी। क्योंकि यार हॉस्टल, पीजीज, इन सब जगह में ना ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत पॉपुलर टाइप कह दो, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरी ऑडियंस वो नहीं है ब्रह्म राक्षस, करण पिशाचनी, मुंजा या कुछ और टाइप की ऐसी कोई स्टोरी नहीं बताता, पता नहीं क्यों। बट मेरी ऑडियंस मतलब आप सबके साथ भी या तो आपने कहीं सुनी होगी या किसी के साथ हुई होगी, वो भी ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। भाई हमारे साथ भी हॉस्टल में हुआ था, भाई हमारे साथ उस कॉलेज में हुआ था, भाई हमारे साथ इस कॉलेज में हुआ था, सारे कॉलेज के एक्सपीरियंस। और फिर जब मैं वो शेयर करता हूँ तो आप ही लोग बोलते हो भाई कॉलेज एक्सपीरियंस एक और, भाई एक और पीजी का आपने बता दिया, एक और गर्ल्स हॉस्टल का बताया, मैं क्या करूँ। आप लेकर आओ भाई मेरे पास, ब्रह्म राक्षस के लेकर आओ, मैं भी सुनाऊँ, और लेकर आओ करण पिशाचिनी के, मैं भी सुनाऊँ। अब आप लेके ही वही आते हो। अब मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के बाद कितने लोग होंगे जो बोलेंगे भाई सेम चीज़ हमारे साथ भी हुई थी, मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूँ, और फिर वो अपनी हॉस्टल की कहानी सुनाएंगे। और अगर आप सब भी कॉलेज वॉलेज में पढ़ते हो तो आपको भी पता ही है, झूठ मत बोलो, आपको भी पता है कि कॉलेज में कहीं ना कहीं इस टाइप के किस्से बहुत फेमस होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ ही है। वेल दैट्स इट फॉर टुडे, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।